हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो कि है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके नीट पे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक इसीलिए हो जाता है हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही जल्दी हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब डायमेंशन होता है बात करेंगे तो डायमेंशन पहले होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो देखो, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होता है। डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। हो सकता है ये डेफिनेशन से आपको समझ में ना भी आए, बट हम लोग पहले एक काम करते हैं। डायमेंशन को समझने के पहले पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड होते क्या है। देखो, आपको ये तो पता है कि हम लोगों के पास है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज, करेक्ट। अभी हर एक क्वांटिटीज के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल अटैच करते हैं जिसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स हम लोगों के पास जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे है उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाई 1 लेटर सिंबल, व कुछ हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायमेंशनल जब सिस्टम के बारे में बात करेंगे तब इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे बेस क्वांटिटीज। ऑब्वियसली यही हम लोगों के बेस क्वांटिटीज भी हैं। अब जब भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज और उसके साथ जब थर्ड ब्रैकेट देके एक्सप्रेस करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि डायमेंशंस। ओके, so physical quantity that is expressed in terms of this base quantities and enclosed in the square brackets are called dimensions। तो हम लोगों के पास 7 डायमेंशंस वर्ल्ड में जो भी है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आपको आई होप इससे समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो क्या हो रहा है। अब डायमेंशन तो मैंने बता दिए, बट ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ अभी तक। ये भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन लिखा है। अब आपको पता आता है डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास तो बेस क्वांटिटी है, बट वॉल्यूम आपको पता है ये एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात करके रखा है। अब ये डिराइव्ड जो वॉल्यूम होता है फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो, मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम। अब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों ही क्या है, तीनों ही एक्चुअली लेंथ है। और लेंथ का जो डायमेंशन है वो है कैपिटल एल विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो तीनों के लिए हम लोग एल 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 लिखेंगे। तो हम लोगों का आ गया एम बाई एल क्यू। तो अब इसको लिखेंगे एम टू द पावर 1 एल टू द पावर -3। अब यहाँ पे टी है नहीं तो मैंने टी टू द पावर 0 लिखा। आपको पता है समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन लिखने दे तो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे एम एल टी का पावर के हिसाब से लिखने का। ठीक है, आई नो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, बट हम लोग हमेशा ज्यादातर इसी में ट्राई करते हैं। अगर आप ये टी वाला पोर्शन ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब आप डेफिनेशन से इसको कंपेयर करो। तो डेंसिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो कैसे होगा। दैट मीन्स दिस डायमेंशन इज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज। दैट मीन्स एम एल टी दे आर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। इसके ऊपर मैंने लिखा है बहुत सारे कुछ पावर्स लिखे हैं, करेक्ट। तो पावर मैंने लिख दिया है। अब ये पावर जब भी लिख दिया है तब हम लोगों का ये जो लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को। ये पर्टिकुलर कोई यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। डेंसिटी एसआई सिस्टम सी ये जस्ट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें सिंपली एम एल और टी क्या है, दे आर दी बेस क्वांटिटीज। क्लियर, आई होप अब ये डेफिनेशन आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ये है डायमेंशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब देखो, डायमेंशनल एनालिसिस से जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो हम लोगों को 3 एप्लीकेशंस इसका देखना है। सबसे पहला एप्लीकेशन है वी हैव टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, क्योंकि आप लोगों ने शायद न्यूटन से डाइन का कन्वर्शन बचपन में किया है। अब 1 न्यूटन मतलब होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 डाइन होता है 1
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों का कन्वर्शन में हम लोग 10⁵ इंटू करते हैं। तो ये कन्वर्शन तो बचपन से ही सीखा है, इसमें फिर नया सीखने का क्या जरूरत है। जरूरत ये है कि कभी कभी हम लोगों को अननोन कुछ यूनिट दे देते हैं, तब बोला जाएगा एसआई सिस्टम से उस अननोन यूनिट में आप कन्वर्ट करके दिखाओ। तो इसके लिए हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। हालांकि ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे हर चीज़ कवर करेंगे बहुत ही जल्दी में और बहुत ही अच्छे से। तो ये टॉपिक भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे देगा आपको, कोई भी इक्वेशन दे देगा, जैसे मैं आपको नोन इक्वेशन देती हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता है बचपन से, आप क्योंकि आप लोग को ये पढ़ा हुआ है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, बट ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब सोचो कोई इक्वेशन दे दिया है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये तो गलत इक्वेशन है, बट नहीं, ये डायमेंशनली करेक्ट है बट एक्चुअली में इनकरेक्ट है। भाई इतना कंफ्यूजन क्यों? तो इसके लिए मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इस कंफ्यूजन को आपके लिए दूर करूंगी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही छोड़ देते हैं। थर्ड वाला क्या है, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब आप सोचो, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो पता है, mv² r। आपको टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम पता है, 2π√L/g। अब ये जो फॉर्मूलाज है, इन फॉर्मूलाज हम लोग ने बचपन में पढ़ा तो है, बट ये आया कहाँ से है? तो ये डेरिवेशंस भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं, जो कि हम लोग बात करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका ये सेकेंड और थर्ड जो पॉइंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम लोग इस एप्लीकेशन के बारे में तो बात नहीं करेंगे, आज मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये है बेसिक। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना नहीं आता तो आप एप्लीकेशन क्या ही कर पाओगे। तो देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास सोचो कोई फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। अब आप जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसके डायमेंशन में एक्सप्रेस करोगे आई एम सॉरी, तभी बन जाता है वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे बहुत सारी डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, जिसमें से देखो मैं कुछ कुछ डिस्कस करूंगी, जो कि है एरिया। एरिया मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये इजीली आ जाएगा एल इंटू एल मतलब L², राइट। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स लेंथ का डायमेंशन है L, ब्रेथ का है, ये भी लेंथ से ही मेजर करेंगे, हाइट का भी है L, मतलब आ जाएगा L³। तो आप लोग एक चीज देखो, मतलब आपको डायमेंशन निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि लेंथ को कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, लुमिनियस इंटेंसिटी को सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें से भी मैं अगर आपको बोलूं कि मेन इंपॉर्टेंट मेजर क्या है, बस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो अभी आप एकदम याद ही कर लो। तो चलते हैं वापस अपने डायमेंशनल फॉर्मूलाज की तरफ। तो अब देखो नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही डायमेंशनली सेम ही होते हैं। जैसे वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन L, टाइम का डायमेंशन T, तो ये आ गया L t⁻⁻1, राइट। अब देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या आ गया, वेलोसिटी बाय टाइम। तो आप डायरेक्टली ये वेलोसिटी यहाँ पे बैठा दो और टाइम बैठा दो, तो क्या आ जाएगा L t⁻²। फोर्स, ये तो मैं आपको बोलूंगी आप याद ही कर लो, क्योंकि हर जगह ये काम आता है। ठीक है, ये आता है mL t⁻²। कैसे आता है, देखो कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो कोई भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का, तो आपको उसका कुछ इक्वेशन के फॉर्म में उसको पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे फोर्स निकालने बोला है, तभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा मैंने तो न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें से न्यूटन ने बोला था, उसमें ए फिजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, करेक्ट। तो मास तो एक बेस क्वांटिटी है, तो एम लिख देंगे। एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया, तो ये आ जाएगा L t⁻²। तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया ये। देखो एक दिन में तो नहीं होगा, ये करते करते प्रैक्टिस करते करते होगा, बट आपको जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने बोलेगा तो आपको फॉर्मूलाज तो पता होने ही चाहिए। उसके बाद देखो वर्क, ये भी बहुत आता है, मतलब कॉमनली यूज होता है। वर्क मतलब फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप फोर्स का, इसलिए मैंने बोला फोर्स का याद कर लो और डिस्प्लेसमेंट का बैठा दो। एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी का भी डायमेंशन सेम ही आएगा, जो कि ये है।
पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, तो वर्क का डायमेंशन ऊपर इधर लेके इधर बैठा दो और टाइम का कैपिटल डी बैठा दो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, देखो इसलिए फोर्स का डायरेक्ट याद रख लेना और एरिया बैठा देना। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डायमेंशन के बारे में, जो कि है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, सॉलिड एंगल का होता है सरफेस एरिया एंड बाई आर स्क्वायर। तो आर्क मतलब लेंथ, इसका भी डायमेंशन कैपिटल एन, रेडियस का भी एल, तो ये तो एक्चुअली आया डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब ये आया क्या, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, करेक्ट। अब सॉलिड एंगल देख लो, ये भी सरफेस एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर और आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, तो ये कट गया, तो एक्चुअली ये भी क्या आया, ये भी आया एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। बट प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट तो है, आपने आपको पता ही होगा, मैंने अपना पहला वीडियो में ये बताया ही है। प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो दैट मीन्स ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल इन दोनों का यूनिट तो है बट कोई डायमेंशन नहीं है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जिसको आप लोग याद रखना। ये तो मैंने बस कुछ ही इजी इजी बताया, बाकी आपके पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा से सिंबल कर देते हैं हम लोग, सरफेस टेंशन इससे डिनोट करते हैं, किसी किसी बुक में टी से डिनोट करते हैं, करेक्ट। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, वर्क एटसेट्रा, वर्क डन तो मैंने करवा ही दिया। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखने के लिए आपको चाहिए उसका फॉर्मूला। अब एक दिन में बैठ के इतना फॉर्मूला तो याद नहीं कर पाओगे, तो फिजिक्स में 11 और 12 में जितने भी चैप्टर्स हैं, जब धीरे धीरे सबको हम लोग कवर करेंगे, सबके साथ हम लोग फॉर्मूलाज डिस्कस करते जाएंगे, तब देखना आपके लिए याद रखना ज़्यादा इजी होगा। ये एट ए टाइम इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ कुछ जो बहुत ही ईजी है वो मैंने लिख दिया है, और भी कुछ कुछ है वो आप लोग ये देख सकते हो। अब आते हैं हम लोगों का आज का इम्पोर्टेंट पोर्शन, दैट मीन्स पीवाईक्यूज की तरफ। देखो सबसे पहले पीवाईक्यू में लेते हैं नीट 20 का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में। अब आप बोलोगे भाई स्ट्रेस होता क्या है, यही नहीं पता। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लास 11 का जो सेकंड बुक है उसमें जो पहला चैप्टर है इलास्टिसिटी, उस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप उधर से कवर कर सकते हो। और वैसे भी स्ट्रेस के बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाया, आप यूट्यूब में वो भी देख सकते हो। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन मैंने बार बार बोला है, फोर्स का डायमेंशन तो आप पक्का याद कर लो, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करके आ जाएगा एम एल टू द पावर माइनस वन इंटू टी टू द पावर माइनस वन, करेक्ट। तो अब आप चारों ऑप्शन में से देख लो आपका सही ऑप्शन क्या बैठता है। आप देख सकते हो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एम्स 94 में आया गया क्वेश्चन, ये भी आप देख लो। इसमें डायमेंशन पूछा गया है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का, ये भी इलास्टिसिटी चैप्टर से है। इसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ईटा से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो फॉर्मूला क्या है इसका, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस तो आपने पढ़ ही लिया है, फोर्स बाय एरिया, तो इसका डायमेंशन तो यहाँ मैंने कर ही दिया है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब अभी के लिए छोड़ दो, ये भी लेंथ होता है, ये भी लेंथ होता है, ठीक है। मतलब सोचो एक रॉड है, रॉड का टोटल लेंथ था एल, अब अपने इसको खींच खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कितना बड़ा किया, डेल एल, तो ये चेंज इन लेंथ हो गया, ये ओरिजिनल लेंथ हो गया, तो दोनों ही तो डायमेंशन सेम होगा। दैट मीन्स स्ट्रेन क्या हो गया, ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो गया। स्ट्रेन क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब ये चीज एक ध्यान रखना कि स्ट्रेन डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, प्लस इसका खुद का यूनिट भी नहीं है, करेक्ट। और वहीं पे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डायमेंशन भी नहीं है बट यूनिट है, ये चीजें याद रखना। तो आप बताओ क्या होगा यूनिट आंसर, ऑब्वियसली जो स्ट्रेस का होगा वही इधर भी आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा, अगेन आंसर बी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन नो, नीट 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, अभी तो बताया कि इन दोनों का यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। वहीं पे आप नीट 2024 का ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल आर। तो अब सॉलिड एंगल का क्या डायमेंशन होता है, ये तो आपको पता है कि सॉलिड एंगल का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, m0 l0 t0। अब आप देखो इनमें से किसका डायमेंशन नहीं होता है। अब एंगल, अगर एंगल की बात करें तो एंगल ऑब्वियसली प्लेन एंगल, ये भी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, करेक्ट। और स्ट्रेन भी मैंने बोला ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो पहले ही ऑप्शन में देख लिया हम लोगों को आंसर मिल गया कि ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर होगा ही होगा। बट इसके साथ ये अगर करेक्ट आंसर होता है तो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखो बाकी में स्ट्रेस है, स्ट्रेस ऑब्वियसली डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है क्योंकि अभी हम लोगों ने स्ट्रेस का डायमेंशन निकाला। नेक्स्ट में स्ट्रेन ठीक है, बट आर्क, आर्क मतलब होता है लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है कैपिटल एन, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस और एंगुलर स्पीड। अगर एंगुलर स्पीड अगर दिमाग में ना भी आए, अब भी स्ट्रेस पड़ा, स्ट्रेस का तो डायमेंशन होता है। दैट मीन्स ये जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर तब आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आते हैं 2022। तो आप क्वेश्चन को देखो, अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे तो मैं यही बोलूंगी कि आप इसको पॉज करिए, करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पूछा है द डायमेंशन ऑफ एम एल टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2 बिलोंग टू, ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अब आप देखो ये डायमेंशन क्या है, मुझे तो ऐसे हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको इंडिविजुअली सबका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब चैप्टर्स कवर होते जाएंगे तब आप देखना मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, सबका फॉर्मूला आपको पता होगा। तब क्या होगा ना, करना आपके लिए इजी होगा। तो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, तो बी डॉट ए, अब बी ए हो गया मेरा एरिया, ए क्या हो गया, ए हो गया एरिया, इसका डायमेंशन होता है एल स्क्वायर। बट अब बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी, वेर एफ है फोर्स, क्यू हो गया चार्ज, वी हो गया वेलोसिटी और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इससे हम लोग बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। बट आप फिर बोलोगे वी तो हम लोगों को पता है, अभी आपने बताया, एक बताया बट क्यू तो बताया नहीं। क्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला वापस यूज करोगे, क्यू इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू टी। आई मतलब एम्पियर और टी मतलब टाइम। तो आप अगर ऐसे ही सब बैठाओगे, मतलब इधर ये क्यू का, वी का, एफ का, तो आपको बी का मिल जाएगा। बी का मिलने के बाद बी को आप यहाँ पे बैठाओगे, बैठा के आपका जो भी आंसर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो मैं अगर आपको लिखूं तो वो आएगा सिंपली एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं कोई भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को पिक करके इसको एलेबोरेटली डिस्कस करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस। देखो सेल्फ इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, मैं आपको ये वाला अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हम लोगों का, या नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ये वाला। ये वाला भी क्या है, नीट 2022 में आया गया, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखिए कॉलम 1 में चार ऑप्शंस है और चार, और कॉलम 2 में भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बस मैच करवाना है। तो देखो इसके लिए भी थोड़ा नॉलेज होना पड़ता है कि फॉर्मूलाज क्या है। तो ठीक है, चलिए ये मैं बता देती हूँ आपको। जी क्या है, जी हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी को निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एफ इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे एफ का डायमेंशन क्या है, एम एल टी टू द पावर -2, m1 और m2 दोनों का मिला के आएगा m स्क्वायर और आर स्क्वायर का आएगा l स्क्वायर। अब तो आप कर ही सकते हो। अब आप लोग जी का अगर डायमेंशन निकालोगे तो जी का डायमेंशन आएगा हम लोगों का ये वाला।
m-1 L3t-2। अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी ही हुआ, तो एनर्जी का फॉर्मूला मतलब वर्क डन, मैंने आज ही बताया कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन मतलब आपका W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स मतलब एम एल टी टू द पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, तो ये आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो ऑप्शन बी का आ गया क्या, बी का हम लोगों का आ गया ये लास्ट वाला। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आया जिसका डी, इसको एम से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, तो इसका आ जाएगा आपका ए, करेक्ट। उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। देखिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अलग कुछ नहीं, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी टू द पावर -2, तो इसका आंसर आ गया ये वाला। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, लेकिन ऐसे ही फॉर्मूला से आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू की तरफ, जो कि नीट 2016 का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अटेम्प्ट करना है। मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आपका, किसका डायमेंशन आपका लेंथ के साथ इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो भी 4 ऑप्शन है इसमें क्या क्या क्वांटिटीज है, सी, जी और ये वाला, जिसमें सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ आपके लिए, सी इज द वेलोसिटी of light. What is G? G is the universal gravitational constant. What is E? E is the charge and epsilon naught is the permeability of the free space. Okay? अब देखो अब कैसे करना है, ये इस पे फोकस करते हैं। तो सिंपल सा है, पहले हम लोग यूज करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है F इजिकल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलन नॉट आर स्क्वायर, राइट। अब इससे हम लोग पहले तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई इप्सिलन नॉट, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। ये आता है एफ इंटू आर स्क्वायर। एफ का डायमेंशन मैंने आपको याद करने बोला, एम एल टी टू द पावर -2, और आर स्क्वायर का आता है एल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हम लोगों का आ गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। इसको साइड में रखते हैं। अब देखो नेक्स्ट और एक फॉर्मूला पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फैक्टर देख के आपको समझना पड़ेगा, ओके ये तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड, जी है मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, ऐसे करके आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो इधर अगर मैं जी का डायमेंशन निकालूं, जी का डायमेंशन आएगा फोर्स का डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन और डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर का डायमेंशन। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो आपका आएगा m-1 एल क्यूब टी टू द पावर -2, और c का अगर डायमेंशन निकाले या c स्क्वायर कोई भी है, अब एक एक करके निकालना, पहला ऑप्शन एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो 1/c² का डायमेंशन क्या आएगा, ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, इनवर्स मतलब l टू द पावर -2 टी टू द पावर 2। अब आपको क्या करना है, बैठ के एक एक ऑप्शन में ये सब डायमेंशन डालना है। मतलब यहाँ अगर आप ये वाला ऑप्शन पिक करो तो पहले 1/c² मतलब ये वाला बैठा हो, जैसे मैं ऑप्शन ए चेक करती हूँ, तो 1/c² मतलब l टू द पावर -2 टी टू द पावर 2 इंटू जी क्या है, m-1 एल क्यूब टी टू द पावर -2 इंटू ई स्क्वायर मतलब m एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 दी पावर हाफ। ओके, अब इसमें जब आपने बैठा के आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, करने से आपको पता चलेगा कि इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो ये आपको ऐसे करके सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही स्पीड से डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मेरा टारगेट है कि थ्योरी डिस्कस करना, उसके साथ जो PYQs आए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो ट्रिक आपको बताना। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। और डिटेल सॉल्यूशन का भी मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें से हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में धीरे धीरे करके समझाऊंगी, उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी। अब चलते हैं एक और टाइप की तरफ, जो कि आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे AIPMT 14 और JEE मेंस में भी क्वेश्चन आया गया है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बोला है अगर आप वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से ट्रीट करो तो आपको मास का डायमेंशन क्या मिलेगा। तो देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन को आपको वेलोसिटी बाई टाइम करना है।
अब आपको मास को लिखना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, तो वो तो आपके पास है ही, तो आपका आंसर आ गया एफ कैपिटल टी वी टू द पावर माइनस। अब इधर एफ का एम एल टी टू द पावर माइनस टू मत लिख देना, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बेस क्वांटिटीज को डिराइव के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। अब ये तो मैंने ऐसे बताया, इसके लिए ये शॉर्टकट हो गया ऐसे। और एक इसका मेथड है जो कि हमेशा काम करता है, वो मेथड हम लोग जब डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका और एक वे है सॉल्व करने का। सिमिलरली ऐसा ही और एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, इफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये अगर बेस क्वांटिटीज है तो डायमेंशंस ऑफ द फोर्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा नहीं है, बट बोल सकते हो थोड़ा सा टफ बोल सकते हो। तो इसको आप कैसे करोगे, जैसे कि मैंने बताया इसका भी एक अलग मेथड है, वो मेथड थोड़ा लेंदी भी होता है लेकिन ईजी होता है, वो भी डिस्कस करेंगे, बट ये भी देख लो। देखो हम लोगों को डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ रो, जी एंड न्यू। तो फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, पहले ये लिख के छोड़ दो। अब रो, जी और न्यू, इन तीनों का डायमेंशन लिख दो। रो मतलब मास बाय वॉल्यूम, मतलब ये डायमेंशन हो गया। जी का भी डायमेंशन मैंने लिखा था आज। और न्यू मतलब क्या होता है, 1/t। न्यू फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम पीरियड, मतलब टी टू द पावर माइनस 1। तो ये लिखा। अब आपको नीचे से ऊपर जाना है, मतलब न्यू इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस 1, मतलब आपको सीधा एम एल टी को इन टर्म्स ऑफ न्यू, रो एंड जी लिखना है। तो इधर से टी इज इक्वल टू आ जाएगा ये। अब इसको यूज करके सेकेंड वाला में बैठा हूँ, यहाँ से एल का डायमेंशन निकालो। एल क्या आ गया, जी टी टू द पावर 2, तो टी का यहाँ पे बैठा दो, तो आपका जी आ गया इन टर्म्स ऑफ, जी का डायमेंशन जी और न्यू के टर्म्स में आ गया। अब रो के डायमेंशन में आ गया हम लोगों का मास एल टू द पावर माइनस 3। अब इधर से मास को निकालना है, मतलब इंडिविजुअली हम लोग को निकालना है, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो एल क्यू। अब रो के जगह हम लोग रो ही लिखेंगे क्योंकि इन टर्म्स ऑफ रो ही करना है, बट एल को तो रिप्लेस करना है, तो एल को कहाँ से रिप्लेस करेंगे, इधर से। तो इसको बैठा दो, तो हम लोगों का आ गया रो का डायमेंशन भी। अब मतलब सॉरी, मास का डायमेंशन। तो एम एल टी को हम लोग, ये जो तीन बेस क्वांटिटीज था, अब इसको बेस क्वांटिटीज के हिसाब से ट्रीट नहीं करना है, इसको अब एक्चुअली क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ रो, जी और न्यू, इसके हिसाब से लिखना है। तो मैंने लिख दिया है। अब इन तीनों को यहाँ पुट करो, कैलकुलेशन करो, सिंप्लीफाई करो, एंड यू विल गेट द आंसर। सो ऐसा भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका नीट 2021 का एक क्वेश्चन, जो पूछा है, ई एंड जी डिनोट द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको पता है कि ई क्या है, एनर्जी। ई का डायमेंशन क्या होता है, जो कि वर्क का होता है। वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल टी टू द पावर माइनस 2, और डिस्टेंस मतलब एल। तो आ गया डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। वहीं आपका अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2, मतलब m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इधर से g आ जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो एफ का डायमेंशन लिखो, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर और एम स्क्वायर का एम स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा m-1 एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। तो आपका g भी आ गया, e भी आ गया। अब आपको निकालना क्या है, e बाई जी। तो आप बैठाओ यहाँ पे, ई बैठाओ। ई क्या होगा, ई है आपका एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, और जी बैठाओ एम टू द पावर माइनस 1 एल स्क्वायर और टी टू द पावर माइनस 2। अब आप अगर कैलकुलेशन करो तो आपका आएगा कितना, एम स्क्वायर, एल गया, टी टू द पावर टी भी गया, राइट, या एम स्क्वायर नहीं, एक कुछ मैंने एक मिस्टेक किया होगा। ई का डायमेंशन आया एम एल टू द माइनस 2, यहाँ पे जी का डायमेंशन में मैंने कुछ एक गड़बड़ किया। ऑफ कोर्स मैंने गड़बड़ यहाँ पे किया है, यहाँ पे एल और एल स्क्वायर था तो ये एल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर एल टू द पावर माइनस 1 और टी टू द पावर 0। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो जैसे कि मेरा एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से ये पूरा मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता था, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मिस्टेक मत करना, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे PYQ डिस्कस किए डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।